ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया और अमेरिका का सबसे बड़ा बुरा सपना सच कर दिया है। अमेरिका की उन कंपनियों पे हमला करना शुरू कर दिया है जो कंपनियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। वो कंपनियां जो दुनिया भर में ग्लोबल जायंट माने जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की नेटवर्थ इन कंपनियों की है। और अब ईरान ने जो बीते दिन कहा था कि हम उन कंपनियों को टारगेट करना जा रहे हैं जो अमेरिका की कंपनियां हैं और मिडिल ईस्ट में वो अपना काम कर रही हैं, उनके ऑफिसेस को टारगेट किया जाएगा। साथ ही अमेरिका के, इजराइल के उन ऑफिसर्स को टारगेट किया जाएगा जो लगातार ईरान पर हमले प्लान कर रहे हैं और ईरान ने ऐसा किया भी है। युद्ध के 33वें दिन ऐसा माहौल बन चुका है कि अमेरिका थर-थर कांप रहा है और दुनिया भर से मदद की भीख मांग रहा है। इजराइल की तो कुछ कहने की हालत नहीं है। पहले मिसाइलों से डर रहा था, अब पानी की कमी से मर रहा है। करीबन 50 से 60 लाख लोग बंकर में छुपे रहने को मजबूर हैं और वहां की स्थिति ऐसी हो गई है, वहां ना तो खाना है ना पानी है और अब उस लाइफ सप्लाई को भी ईरान ने काट दिया है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है ये पूरी खबरें, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान ने युद्ध के 33वें दिन वो करके दिखा दिया है जिसका डर पूरी दुनिया को लगा हुआ था, खासकर अमेरिका को और इजराइल को लगा हुआ था। सबसे बड़ा बुरा सपना सच हो गया है। वो सपना सच हो गया है जो इंसान कभी सच होने नहीं देना चाहता, या फिर कोई और देश जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ऐसी घटना घट चुकी है अमेरिका के साथ। बीती रात युद्ध के 33वें और 32वें दिन की दरमियानी रात ईरान ने एक और स्ट्राइक लॉन्च की जो कि जाकर लगी अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर पर। आपको यह बात हल्की लग सकती है कि एक कंपनी है, निजी कंपनी का डेटा सेंटर उड़ा दिया, क्या बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यह क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर था। जो क्लाउड स्टोरेज होता है, जो आप जानते ही होंगे, अमेज़न सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर की जो है सर्विस प्रोवाइड करवाता है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही एक डेटा सेंटर पर हमला किया गया है। ये वो डेटा सेंटर है जहां पर दुनिया भर की वेबसाइट्स का, दुनिया भर की एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर होता है। हमारा आपका डेटा स्टोर होता है। जो भी अमेज़न वेबसाइट का डेटा है वो यहां पर जाकर स्टोर होता है और अमेज़न सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज से कमाता है तो वो इसी क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर से कमाता है। और इनको बनाने की लागत हजारों करोड़ हो सकती है, हजारों करोड़ रुपए। एक औसतन डेटा सेंटर को बनाने की लागत 10,000 करोड़ रुपए भी जा सकती है। और गनीमत है कि ये एआई डेटा सेंटर नहीं है और उसकी कीमत तो करीब इससे 3 गुना हो सकती है, 30,000 करोड़ रुपए हो सकती है। लेकिन ईरान ने अभी तक किसी भी एआई डेटा सेंटर को निशाना नहीं बनाया। यह बात ईरान ने पहले ही वॉर्न की थी, पहले ही बताया था कि हम कह के मारेंगे, बता के मारेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। खामियाजा अमेज़न को भुगतना पड़ रहा है। 32वें दिन युद्ध के ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा था कि हम अब उन कंपनियों को निशाना बनाने जा रहे हैं जो कि अमेरिकन कंपनी है, बड़े टेक जायंट्स हैं, एप्पल, गूगल, अमेज़न, ये सब कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं, जो टेक जायंट कंपनियां हैं, दुनिया भर में ऑपरेशंस करती हैं। उन कंपनियों को हम निशाना बनाएंगे और यह बात उन्होंने सही साबित करके दिखा दी है। एक ड्रोन हमला हुआ, शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और मिडिल ईस्ट में स्थित एक अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर को उड़ा दिया गया। ये केवल स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं, जिनमें एनवीडिया के सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है। और आने वाले जितने भी सिस्टम अमेज़न क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल करती हैं अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। ऐसे डेटा का नुकसान हो गया है सिर्फ और सिर्फ
एक व्यक्ति की सनक के कारण, या कहें दो व्यक्तियों की सनक के कारण। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो के चलते ईरान पर हमला नहीं करते, अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी नफरत के चलते अमेरिका को इस युद्ध में घसीट कर ना लाता, तो फिर इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब ईरान के गुस्से का शिकार हर उस कंपनी को बनना पड़ेगा जो या तो इजराइल को समर्थन देते हैं या फिर अमेरिका को समर्थन देते हैं। हर उस व्यक्ति को टारगेट बनाया जाएगा जो ईरान में युद्ध में शामिल है। कई जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, कई जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक हो रहे हैं, और ईरान चुन चुन के उन जगहों को टारगेट बना रहा है जहां पर इजराइल के, अमेरिका के और उनके एलाइज की मीटिंग चल रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई। अभी तक इसमें कितने लोग मारे गए हैं इसका कोई आधिकारिक खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन यह बात साफ है कि ईरान ने जो बात कही है वो करके तो दिखाता ही है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि वो अपने बिल में छुपा हुआ बैठा है। बड़े बड़े बंकर्स में इजरायली छुपे बैठे हैं और ईरान खुलकर वहां पर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि आयरन डोम तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। पेट्रियट मिसाइल की कई बैटरीज उड़ा दी गई हैं, कई उसके रेडार सिस्टम उड़ा दिए गए हैं, तो मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोकने वाला तो अब कोई है नहीं। अब टारगेट बन रहा है इजराइल के पावर सेंटर, मतलब वो जगह है जहां से बेसिक सुविधाएं मिलती हैं इजराइल को। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, पावर प्रोडक्शन प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, जहां पर एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, उसे इंटरसेप्ट किया गया और उसकी डिब्री यानी कि बचा कुचा मलबा आकर उस हाइड्रो पावर प्लांट पे गिरता है और आग लग जाती है। अब एक और मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, ठीक टेल अवीव में, बीचों बीच राजधानी में स्ट्राइक होती है और वहां पर पानी की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, पानी की पाइपलाइन फट जाती है। अब पीने का पानी भी जो बंकर में छुपे हुए लोग हैं उनको नहीं मिलने वाला है। इतनी बुरी स्थिति होने वाली है इजराइल की जो कभी सोची भी नहीं गई थी। दुनिया भर में यह हवा बनाया गया था कि देखिए इजराइल ऐसा देश है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नाखून नहीं छुआ सकता, क्योंकि उसने आज तक जिस भी देश से युद्ध किया वो कमजोर देश थे, जिनके पास खुद की मिलिट्री नहीं थी। थोड़े बहुत रिबेल ग्रुप्स थे जो इजराइल का सामना करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जिस देश से इजराइल ने पंगा लिया वो एक सॉवरेन नेशन है जिसको रोक पाना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है, जिसने एक युद्ध में ही पूरी दुनिया को नानी याद दिला दी है। और इजराइल पर अकेला ईरान ही भारी नहीं पड़ रहा है, एक तरफ हूथी है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला है, तीसरी तरफ हमास है। और ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने खुल करके इन तमाम ग्रुप्स का, इन तमाम रेबेल ग्रुप्स का धन्यवाद किया है। कहा है कि आप इकलौते हैं जो कि इस युद्ध में हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो काम इजराइल ने गाजा में किया, जो काम इजराइल ने फिलिस्तीन में किया, अब वही काम, अब वही तरीका इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसे भी मलबे में तब्दील किया जा रहा है और इस स्थिति में लाके छोड़ दिया जाएगा जिस स्थिति से कभी भी इजराइल वापस नहीं निकल सकता है। इजराइल में एक कानून भी पास हुआ है, कानून जो कि कहता है कि जितने भी फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों में बंद हैं उन सभी को फांसी दे दी जाएगी। करीबन 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी इस वक्त इजराइल की जेलों में बंद हैं और जैसे ही यह कानून इजराइल की संसद में पास होता है वैसे ही वहां के एक सांसद बेन गुरिन वो शैंपेन खोल देते हैं, बांटने लगते हैं शैंपेन, जश्न मनाते हैं कि देखिए हमने दुनिया का सबसे ब्रूटल कानून पास कर दिया है। यह वही कौम है जिसको एक समय पर सताया गया, जिसको हिटलर ने लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंचा दिया, और वही कौम आज दोबारा हिटलर के ही पैतरे अपना रही है। कोई गलत बात नहीं होगी यह कह देने में कि जो तरीका हिटलर ने यहूदियों पर इस्तेमाल किया, आज यहूदी उसी तरीके को इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अति का अंत होता है। हिटलर का अंत हुआ और बेंजामिन नेतन्याहू का भी अंत जरूर होगा।
इस युद्ध में 33 दिन बीत चुके हैं और अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल की हालत खराब है। अमेरिका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया से लंबे समय से, बीते 20 दिनों से मदद मांग रहा है कि भैया ये तो युद्ध हमारा है ही नहीं, जिसको अपना ट्रेड करवाना है आइए और खुलवा लीजिए, हमने आपकी आधी मदद कर दी है, ईरान की लगभग मिलिट्री हमने खत्म कर दी है, अब आइए और हमला कीजिए। लेकिन कोई देश हमला करने को तैयार नहीं है। कोई देश इतना बेवकूफ नहीं है कि ईरान जैसे देश पर तब हमला कर दे जब वो सबसे ज्यादा गुस्से में है, सबसे ज्यादा रोष में है। घायल शेर को छेड़ना समझदारी की बात नहीं होती। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।